अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि भाई WTO के बारे में समझ ले पहले क्या है, WTO को क्या बोल रहा है। ये बात याद रखना कि भाई ये एक रूल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन है जो काहे के आधार पर चलता है, रूल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब क्या होता है समझो, अब यहाँ पर लिखा है मेंबर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये चीज़ समझो, ये दोनों को समझा रहा हूँ आपको मिला करके, समझ में क्या मतलब क्या है। देखो मैंने आपको क्या बताया कि ये नेगोशिएशंस होते हैं, नेगोशिएशंस होते हैं, जैसे कि अभी बताया था मैंने। नेगोशिएशंस मतलब क्या होता है, ये एक सिटिंग हो गई, सिटिंग हो गई, सिटिंग हो गई, मतलब ये ईयर्स की सिटिंग हो सकती है, समझ में क्या ना भाई। मान लो ये 2 साल हो सकते हैं, 3 साल हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5, कब तक ये बैठक होती रहती है। बैठक मतलब ऐसा नहीं कि कंटिन्यू बैठते हैं भाई, वो अलग अलग मीटिंग वो ऑर्गेनाइज करते हैं कि भाई अभी मान लो कि भाई इस महीने से मीटिंग हो रही, फिर एक साल में 2 बार बैठक कर लिए, मतलब ऐसे करके वो बैठक होती रहती है, समझ में क्या। अब ये कितने साल तक चल सकती है, ये डिपेंड करता है कि भाई आपके इशूज़ क्या है, समझा क्या। ये इशूज़ क्या होते हैं, इन इशूज़ को बेस बनाते हैं, इन इशूज़ को डिस्कस किया जाता है। डिस्कस किया जाता है किसके द्वारा, मेंबर्स खुद ही। मेंबर्स मतलब जो भी WTO के मेंबर्स कंट्रीज़ होते हैं वो खुद इस बात को डिस्कस करते हैं, फिर वो उस मतलब जो भी सॉल्यूशन होता है सॉल्यूशन को निकालते हैं, समझा क्या। फिर वो जो सॉल्यूशन निकल गया, मतलब ये सॉल्यूशन कब होता है, जब तक मतलब ये सॉल्यूशन कब रहेगा, ये सॉल्यूशन तभी माना जाता है जब तक कोई भी कंट्री इसके अपोजिशन में ना रहे, समझा क्या। मतलब इसको बोलते हैं डिसीजन। ये कैसे ले रहे हैं, डिसीजन बाई कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी ऑपोजिशन ना करे, किसी को भी आपत्ति ना हो, इसलिए ये इस हिसाब से ये डिसीजन लेते हैं। कंसेंसस से डिसीजन ले लिया मतलब कोई भी इसके अगेंस्ट नहीं है, कोई भी कंट्री को इसके अगेंस्ट में नहीं बोल रही है, मतलब ये सर्वसम्मति से हो रहा है, मतलब सब इस पर एग्री हो रहे हैं। मतलब क्या है कि सब इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्टेबल टू ऑल, एक्सेप्टेबल टू ऑल के साथ साथ क्या है इसका मतलब कि भाई इसमें नो ऑपोजिशन, कोई अपोज नहीं कर रहा है, तो मतलब क्या है उसको मान लिया जाए कि ये पास हो गया कंसेंसस से। जब ये पास हो गया आपका कंसेंसस से, तो मतलब अब ये सॉल्यूशन निकल आया ना, तो ये सॉल्यूशन को अब हम रख देंगे, इसी को बोल देंगे हम ये रूल्स स्टैब्लिश्ड हो गए, समझा कि ये रूल्स स्टैब्लिश्ड हो गए। मतलब जो इसमें लिख दिया गया अब उसी रूल्स के अकॉर्डिंग सबको काम करना पड़ेगा, समझ में क्या। मतलब अब जो भी इससे रिलेटेड डिसीजन लेंगे, जो भी इससे रिलेटेड आप अपने देश में कानून बनाओगे, लॉज, वो सब काहे से रिलेटेड होना चाहिए, वो इस रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो इस रूल्स से हार्मनी में काम करना चाहिए, समझ में क्या। तो यहीं पे इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि भाई रूल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब हर कुछ, और वो भी रूल बेस्ड कैसे होते हैं, मेंबर ड्रिवन, मतलब वो खुद से ही डिसाइड करते हैं और उसके हिसाब से फिर वो क्या करते हैं, रूल्स को तैयार करते हैं। उन रूल्स को बनाता कौन है, तो मैंने आपको बता दिया मेंबर गवर्नमेंट जो भी होती है वो बनाती है। कैसे बनाती है, तो मैंने बोल दिया कि नेगोशिएशंस होते हैं अमॉन्ग द मेंबर्स, पहले डिस्कस करते हैं, फिर उसके हिसाब से फिर वो एक सॉल्यूशन निकालते हैं, उस सॉल्यूशन के आधार पर रूल्स बनाए जाते हैं, फिर उन रूल्स को हर कंट्रीज़ को फॉलो करना पड़ता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रूल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, समझना क्या भाई। अब मैंने बता दिया क्या है, WTO डील्स विद द ग्लोबल रूल्स, ये सब आपको समझा दिया मैंने, ठीक है ना, ये सब हमने देख लिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ मैं कि भाई अब देख लिया कि भाई रूल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और मेंबर ड्रिवन है, ये बात आपको याद रखना है कीवर्ड। क्यों, क्योंकि भाई मेंबर्स खुद से ही डिसाइड करते हैं, और उसमें वो भी कैसे डिसाइड करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कंसेंसस से। कंसेंसस मतलब कोई ऑपोजिशन ना हो, मतलब सबके पक्ष में ये डिसीजन होना चाहिए, फिर उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें काम करती है, समझ में क्या। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, देखो अगर हम बात करें कि इसमें कितने मेंबर्स हैं, तो 164 मेंबर्स हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में जितना भी ट्रेड हो रहा है उसका 98% ट्रेड को ये रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर्स है WTO का। फाउंडिंग मेंबर्स का मतलब होता है जब WTO एग्जिस्टेंस में आया था, कब, 1995 में, तब से लेकर के इंडिया इसमें रोल प्ले किया था। मतलब जब WTO बन रहा था, उरुग्वे नेगोशिएशन जब पूरे कंडक्ट किए जा रहे थे, तब इंडिया उसका पार्ट था, मतलब इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है। फाउंडिंग मेंबर मतलब क्या होता है कि भाई जब इस्टेब्लिश किया गया था तब ही इसको क्या कर दिया गया था, तब हम इसमें पार्टिसिपेट करते थे, इसको बोलते हैं हम क्या, फाउंडिंग मेंबर। अब ये एक प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ वापस से ये प्रिंसिपल की बात करें अगर हम, तो देखो यहाँ पर ये लिखा है कि भाई ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है। अगर आपने ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ढंग से समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई गोल्स क्या है, उसके साथ साथ ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो मैं आपको कुछ इसका प्रिंसिपल बताता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रिंसिपल। अब ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है, समझो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बोला कि भाई सबसे प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, प्रिंसिपल जिस पर ये काम करता है,
तो यहाँ पे पहले मैंने क्या बोला कि भाई ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रिंसिपल पर काम करता है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। अब ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है समझो। नॉन डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है कि भाई ये कंट्री है, इसके अंदर दो प्रोडक्ट हैं, ये कंट्री है, इसके अंदर ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, ये यूएस का प्रोडक्ट है, ये इंडिया का प्रोडक्ट है, समझ में गया। अब ये कंट्री मतलब ये गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट को ये प्रोडक्ट मान लो कि भाई स्ट्रीट लाइट के लिए यूज़ करना है, स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए, तो अब वो क्या करेगी, इनमें से दोनों खरीद सकती है, लेकिन गवर्नमेंट इसको प्रेफर कर रही है क्योंकि ये मेड इन इंडिया है, समझ में गया। ये इसको इसके साथ क्या कर रही है, लेकिन इसके साथ तो डिस्क्रिमिनेशन कर रही है ना, इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इसी को बोलते हैं कि भाई अब WTO इसको कैसे रिजॉल्व करता है, तो WTO इसको ऐसे रिजॉल्व करता है, जिसको मैं बोल रहा हूँ, दो टर्म यूज़ करता हूँ, देखना, जिसको मैं बोलता हूँ कि भाई प्रिंसिपल ऑफ, मतलब प्रिंसिपल क्या बोले इसको बोल दो आप नेशनल ट्रीटमेंट। नेशनल ट्रीटमेंट क्या होता है, देखो नेशनल ट्रीटमेंट कैसे होता है, नेशनल ट्रीटमेंट ऐसे हो रहा है कि आपकी बाउंड्री के बाहर ये यूएस का आइटम हो सकता है, समझ में गया, लेकिन एक बार आप यहाँ पर आते आते जो बैरियर लगाना है आपको, जो टैक्स लगाना है, वो सब आप लगा सकते हो, समझ में गया। ये सब क्या आ जाएंगे, जो बैरियर्स आप लगा सकते हो आप लगा लो, लेकिन एक बार अगर ये मार्केट में एंटर हो गया, एक बार ये यहाँ पे मार्केट में एंटर हो गया, तो फिर आपको इसमें और इसमें कोई भी डिफरेंस करने का ज़रूरत नहीं है। मतलब इसको भी आपको नेशनल प्रोडक्ट ही ट्रीट करना पड़ेगा, इसको भी क्या समझा जाएगा, ये नेशनल प्रोडक्ट है। मतलब एक बार मार्केट के अंदर आना, इंडिया के अंदर आ जाना, मतलब क्या है, एक बार मार्केट के में आ जाना, मतलब भाई दोनों के बीच में हम कोई भी भेदभाव नहीं रखेंगे, इसको हम बोलते हैं नेशनल ट्रीटमेंट, समझा क्या। काहे का प्रिंसिपल है ये, नॉन डिस्क्रिमिनेशन का। नेक्स्ट होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दे करके कैसे हम डिस्क्रिमिनेशन को कर्व करते हैं। जैसे मान लो कि भाई ये इंडिया है, समझा क्या, इंडिया ने MFN ट्रीटी साइन की है, किसके साथ, इंग्लैंड के साथ ले लो, ऑस्ट्रेलिया के साथ ले लो, और मान लेते कनाडा के साथ, समझ में गया। तीनों से हम क्या मंगा रहे हैं, तीनों से मान लो कि भाई ये एक शूज़ आ रहा है, सेम शूज़ आ रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और हमने क्या बोल दिया कि भाई हम इस शूज़ पर वैसे तो 15% टैरिफ लगाते हैं, समझ में गया, लेकिन हम इस कनाडा से ये वाला शूज़ आ रहा है, इसके लिए हम 10% टैरिफ ही लगाएंगे। तो फिर ये सिर्फ आपको कनाडा के लिए नहीं करना पड़ेगा, सबके लिए करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इसको भी MFN स्टेटस दे के रखा है, इसको भी MFN स्टेटस दे के रखा है, और इसको भी MFN स्टेटस दे के लिया है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम किसी भी कंट्री को स्पेशल ट्रीट नहीं कर रहे हैं, किसी भी कंट्री को हम स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, हम इक्वालिटी को फॉलो कर रहे हैं। मतलब क्या है, ये हम नॉन डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। हाँ, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, तो उसमें हम इस प्रिंसिपल को वायलेट कर सकते हैं, बट फिर भी वो उसके लिए तो पूरे प्रोसीजर दिए हैं, पूरे रूल्स इस्टेब्लिश हैं, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर नॉन डिस्क्रिमिनेशन का प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं, समझना क्या। नेक्स्ट क्या लिखा है, ओपन होगा। ओपन मतलब अभी मैंने क्या बताया कि ट्रेड बैरियर्स को हम क्या कर देते हैं, ट्रेड बैरियर्स को हम क्या करेंगे, ट्रेड बैरियर्स को हमको रिड्यूस करना है, ट्रेड बैरियर्स को हमको क्या करना है, ट्रेड बैरियर्स को हमको कम से कम करना है, समझना क्या। ताकि ट्रेड बैरियर्स को, मैंने बताया ना कि ये देश से बाहर से माल आ रहा है, बाहर से अगर माल आ रहा है और ये क्या है, बैरियर है, अगर ये बैरियर आप जितना ज़्यादा लगा के रखोगे तो माल उतना कम आएगा ना, तो भाई इससे कारण क्या होगा, ट्रेड बूस्ट होगा कि नहीं, ट्रेड तो कम रह जाएगा, ट्रेड कम रह जाएगा तो भाई हमारा पर्पस तो डाइल्यूट हो गया। हमारा WTO का गोल ये भी है ना कि ट्रेड को क्या करना है, जो ग्लोबल ट्रेड होता है, ग्लोबल ट्रेड, उसको क्या करना है, उसको बढ़ाना है, उसको बूस्ट करना है। और ऐसा आप कब करोगे, जब ये सारे बैरियर्स को आप कम करोगे, समझा क्या। जैसे कि कस्टम लगा देते हो आप, ठीक है, कस्टम्स लगाते हैं हम, कस्टम्स लगाते हैं, ये सब हम बैरियर ज़रूरी हैं। देखो अगर आप बैरियर नहीं लगाओगे तो अंदर आपकी जो डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज़ हैं, डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, वो खतरे में आ जाएंगी। इसलिए हम क्या करते हैं, बैरियर्स लगाते हैं, समझना क्या। तो ये बैरियर्स ज़रूरी हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि भाई ये अभी तक हमने क्या देखा था कि भाई ये डिटेल में अभी समझा था कि ये बैरियर्स होते हैं, बट मैंने आपको बताया था कि डिटेल में अभी बताऊंगा कि क्या, कि भाई टेक्निकल बैरियर, नॉन टेक्निकल बैरियर, इनके कुछ एग्जांपल लेंगे और समझेंगे क्या है ये। तो इसको आप देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे थे, नेक्स्ट देख रहे थे कि भाई ट्रेड बैरियर्स को पहला क्या समझा कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस को क्या करना है, कम से कम करना है, समझ में क्या ना, कि भाई डिस्क्रिमिनेशन ना हो कंट्रीज़ के बीच में। नेक्स्ट क्या बात कर रहे थे कि भाई ट्रेड बैरियर्स को कम से कम रखा जाए, तो वहीं पर हम देख रहे थे क्या, ट्रेड बैरियर्स। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भाई देखो ये कंट्री है, ये कंट्री है, इस कंट्री और ये कंट्री के बीच में क्या हो, इन कंट्री के मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस,
ये क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये कब ज़्यादा से ज़्यादा हो, जब दोनों कंट्री अपने जो भी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको कम रखेंगे। जब ये ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस कैसे होंगे, ये ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को हम कम से कम रखें, समझा ना, तब ये सब चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, तब कम से कम, जितना कम से कम हम ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस रखते हैं उतना ज़्यादा मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस बढ़ता है। मतलब ये ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को क्या बोलते हैं हम, ये ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को कहा जाता है बैरियर्स। बैरियर्स समझा क्या, बैरियर्स मतलब क्या होता है, ये एक कंट्री दूसरे कंट्री से, जो ये एक कंट्री है, ये ये कंट्री है, इस और ये कंट्री है, समझा क्या, इस कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज आ रहा है, इसको जितना ज़्यादा हम बैरियर लगा देंगे, जितना ज़्यादा रोकेंगे, उतना ज़्यादा ये यहाँ पर एंटर नहीं हो पाएगा, उतना ज़्यादा ये इनके बीच में ट्रेड रिलेशंस कम होंगे, समझा क्या। बट WTO क्या बोलता है कि भाई ट्रेड बैरियर्स को कम से कम रखो, ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्या करना है, मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस को प्रमोट करना है। यही चीज़ हमने देखा कि मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है, ट्रेड बैरियर्स को कम से कम रखना है। अगर बात करें हम ट्रेड बैरियर्स की, तो ये जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं, है ना, ये जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं, ये कितने तरीके के होते हैं, तो ये 2 तरीके के होते हैं, समझा क्या। ये 2 तरीके के होते हैं, जिसको बोलते हैं, सॉरी, ये जो एक होता है टैरिफ बैरियर्स, एक होता है टैरिफ और एक होता है नॉन टैरिफ। टैरिफ बैरियर्स किससे डील करता है, टैरिफ बैरियर्स मतलब भाई बाहर से गुड्स एंड सर्विस आ रहा है, समझा क्या। अभी हम क्या ले रहे हैं, गुड्स ले रहे हैं, बाहर से जो गुड्स आ रहा है उस पर हम क्या लगा दें, टैक्स लगा दें या ड्यूटी लगा दें, मतलब ये टैक्स रिलेटेड मैटर से डील करेगा। इससे क्या होता है, गवर्नमेंट को पैसा भी मिल जाता है, गवर्नमेंट को पैसा भी मिल जाएगा, प्लस गवर्नमेंट को पैसे के साथ साथ क्या होता है, जो इसका प्राइस था, प्राइस क्या हो जाता है, उसको हम क्या कर देते हैं, कॉम्पिटिटिव कर देते हैं। मान लो कि भाई अगर वहाँ से बहुत सस्ता आ रहा था, तो हमने क्या कर दिया, उसके प्राइस में कुछ टैक्स लगा दिया, तो अब वो हमारे देश में आकर के महंगा बिक जाएगा, मतलब वो कॉम्पिटिटिव हो गया, समझा क्या, कि भाई हमारे जो डोमेस्टिक जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इससे इम्पैक्ट ना हो, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। नॉन टैरिफ बैरियर मतलब क्या होता है, ये क्वालिटीज़ को लेकर के हो सकता है, कुछ स्टैंडर्ड्स को लेकर के हो सकता है, इन सब चीज़ों से डील करता है। प्लस ये क्वांटिटीज़ को लेकर के हो सकता है, भाई इतनी क्वांटिटीज़ हम अलाउ करेंगे, इससे ज़्यादा क्वांटिटीज़ हम अलाउ नहीं करते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, नॉन टैरिफ। तो नॉन टैरिफ मतलब क्या है, इसे डील कर रहा है, तो भाई ये नॉन टैक्स मैटर से डील करता है। नॉन टैक्स मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी ये सब नहीं लगा रहे हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, हमने कुछ क्वालिटी का बेस बनाया, कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिए, समझा क्या, स्टैंडर्ड सेट कर दिया, कुछ क्वालिटी बना दिया, प्लस मैंने क्या बताया, ये नॉन टैक्स मेजर्स होते हैं, नॉन टैक्स मेजर्स। तो इससे सरकार को कुछ फ़ायदा तो नहीं होता है, समझा क्या, मतलब फ़ायदा मतलब गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिलता है, गवर्नमेंट को कोई पैसा ये मिलना ऐसा कुछ है नहीं, बट फिर भी वो क्या कर सकती है, काउंटर कर सकती है, किसको, जो काउंटर कर सकते हैं, जो ये ट्रेड का प्रैक्टिसेस होता है, जो भी ये ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उनको क्या कर सकते हैं, ये काउंटर कर सकते हैं, समझना क्या। तो नॉन ट्रेड में क्या चीज़ इंक्लूड करता है, अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, एक टेक्निकल बैरियर्स और नॉन टेक्निकल बैरियर्स मतलब क्या होता है, टेक्निकल बैरियर्स मतलब हमने कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिया, कुछ एक क्वालिटी बना दी कि भाई इससे नीचे हमारे कंट्री में हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वो भी एक तरीके का क्या है, बैरियर लगा दिया आपने, इसलिए वो टेक्निकल बैरियर्स में आ गया। नॉन टेक्निकल बैरियर्स में क्या हो गया, नॉन टेक्निकल बैरियर्स में जैसे कि आपने बोल दिया कि भाई लाइसेंस, हमको बहुत सारा लाइसेंस चाहिए, हमको पेपर वर्क बहुत ज़्यादा आप करवा रहे हो, तो उससे क्या होगा, वो भी किसी कंट्री, कोई भी कंपनीज के हित में नहीं रहता, ज़्यादा पेपर वर्क, लाइसेंस राज, समझा का, इंस्पेक्टर राज होता है, स्क्रूटनी बढ़ा दे रहे हो, तो ये सब क्या है, एक तरीके के बैरियर ही हैं, और वो भी कैसे हैं, नॉन टेक्निकल बैरियर है, समझा क्या। टेक्निकल बैरियर और नॉन टेक्निकल बैरियर ये दोनों काहे में आ रहे हैं, नॉन टैरिफ में। टैरिफ में हम क्या करते हैं, काहे से रिलेटेड होता है, टैरिफ में क्या कर रहे थे हम, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में क्या कर रहे थे, उसमें पैसा बढ़ा देते या घटा देते, यहाँ पर इंपोर्ट से रिलेटेड और एक्सपोर्ट से रिलेटेड चीज़ें देख रहे थे, समझा क्या। इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमने बढ़ा दिया, एक्सपोर्ट में अपने माल का जो रेट है उसको कम कर दिया, ताकि वो बाहर जा कर के बहुत सस्ते में बिके। ये सब क्या है, एक तरीके के टैरिफ है। तो इन सब ये टैरिफ्स के कारण क्या होता है ना, इन टैरिफ्स के कारण जो मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस जिसका एडवोकेट कर रहे थे WTO, वो क्या होता है, उसमें रुकावट आती है। इसीलिए ऐसे सारे ट्रेड बैरियर्स को कम से कम रखे जाएं, ये इसका प्रिंसिपल होता है। तो सेकंड प्रिंसिपल समझ लिया हम लोगों ने, फर्स्ट ये देख लिया था, सेकंड ये देख लिया। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ,
नेक्स्ट आपको बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पे लिखा है मोर ओपन एंड लिबरल ट्रेड बैरियर्स, ठीक है ना, मतलब ट्रेड बैरियर्स की बात कर रहे हैं, तो इसको समझ लेते हैं कि ये क्या बोल रहा है, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि भाई इसका काम क्या है, अभी इसका एक और प्रिंसिपल में मैंने आपको बताया, गोल है ना इसका एक गोल क्या है कि भाई ट्रेड बैरियर्स को कम करना, ट्रेड बैरियर्स को कम करना। ट्रेड बैरियर्स को कम करेंगे तो क्या होगा, ग्लोबल ट्रेड क्या होगा, ग्लोबल ट्रेड बढ़ेगा, ठीक है, ग्लोबल ट्रेड इंक्रीज होगा। समझा गया, ये बोलना चाह रहा है, यही इसका प्रिंसिपल है, गोल के साथ साथ ये इसका ये प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल के आधार पर, इस प्रिंसिपल क्या है उसका कि भाई हमको क्या करना है, ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करना है, लेकिन उसके इस प्रिंसिपल का यूज़ करके गोल क्या हो गया कि ग्लोबल ट्रेड को बढ़ाना है। समझ में क्या, ताकि क्या हो, बेनिफिट हो सबको, लार्जर स्केल में सबको बेनिफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोच रही है, ये उसका गोल हो गया। अगर हम बात करें, अभी मैंने आपको बार बार समझाया कि बताया है, बार वर्ड यूज़ किया है, बैरियर्स इन ट्रेड क्या होते हैं, है ना, बैरियर्स इन ट्रेड ये क्या होता है। बैरियर्स इन ट्रेड का मतलब होता है, देखो ये कंट्री है, एक कंट्री, ठीक है ना, ये कंट्री ए है और यहाँ से बाहर से ये फॉरेन कंट्री से माल आ रहा है, ठीक है ना, ये क्या है, ये गुड्स हैं, ठीक है ना। आपकी कंट्री में देखो ये कंट्री में आएगा और यहाँ पर ये कंट्री जो मैन्युफैक्चर कर रही है, अब जब ये एक बार सारे आइटम्स एंटर हो गए, जैसे ये ले लेते हैं एक्स थे ये, ठीक है ना, ये एंटर हो गए, तो हो सकता है कि भाई इसके कारण कंपटीशन इतना हो, है ना, कंपटीशन इतना ज़्यादा हो कि आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, सर्वाइव ना कर पाए, ठीक है ना। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ जो थी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी, वो सर्वाइव नहीं कर पा रही, तो इस केस को लड़ने के लिए ये बैरियर्स ज़रूरी हो जाते हैं, समझा क्या। लेकिन ये बैरियर्स यहाँ पर WTO इन बैरियर्स को कैसे डील करता है कि जो भी बैरियर्स हो वो कैसा होना चाहिए, साइंटिफिक हो, वो प्लस रीजनेबल हो, समझा क्या, रीजनेबल हो, साइंटिफिक हो, ताकि अगर रीजनेबल होगा, साइंटिफिक होगा तो वो ट्रेड प्रैक्टिसेस जो हैं उसको डिस्टॉर्ट नहीं करेगा, सो दैट दे डिड नॉट डिस्टॉर्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस, है ना। ये बोल रहा है ये कि भाई इस कारण ये बैरियर ज़रूरी हो जाते हैं, समझ में क्या ना, बैरियर ज़रूरी है, ये बात तो आपको याद रखना है। क्यों, क्योंकि भाई उससे हम अपनी डोमेस्टिक मार्केट को प्रिजर्व करते हैं, डोमेस्टिक मार्केट को कंजर्व करते हैं, हम अपने जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बचाते हैं। लेकिन ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, समझा क्या, रीजनेबल होना चाहिए ये जो भी रिस्ट्रिक्शंस हम लगाते हैं, और वो कैसे होने चाहिए, साइंटिफिक होनी चाहिए। यहाँ पे देखो आपको क्या लिखा था मैंने, यहाँ पर लिखा है कि भाई ओपन होना चाहिए, ओपन के साथ साथ लोअरिंग द ट्रेड बैरियर्स। अब यहाँ पर अगर हम बात करें ट्रेड बैरियर्स की, तो ट्रेड बैरियर्स कितने तरीके के होते हैं, तो यहाँ पे समझो ट्रेड बैरियर्स दो तरीके के हैं, ठीक है। एक को हम बोल रहे हैं जिसको टैरिफ बैरियर्स, और दूसरे को हम बोल रहे हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स, समझा क्या। ये हम क्यों टैरिफ बैरियर्स हम इसलिए लगाते हैं कि भाई हमको क्या है, हमको प्राइस, मान लो कि प्राइस को लेकर के जब कोई गड़बड़ी होती है कि भाई इतना ज़्यादा प्राइस आ जाएगा, प्राइस उसका कम हो जाएगा, बाहर के प्रोडक्ट आने के कारण हमारा जो लोकल कंपनीज हैं वो जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो कम्पीट नहीं कर पाएगी, उनका प्राइस हमारे यहाँ का बहुत महंगा है, उनका बहुत सस्ता होता है, तो उस चीज़ से डील करने के लिए टैरिफ बैरियर्स यूज़ करते हैं, ठीक है ना। वैसे दोनों का ही यूज़ हो रहा है, बट टैरिफ और नॉन टैरिफ में डिफरेंस क्या है, जैसे कि ये देखो, जैसे एक्सपोर्ट टैरिफ लगाए जाते हैं, एक्सपोर्ट टैरिफ और इंपोर्ट टैरिफ, समझा क्या। अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि भाई ये आपका यहाँ पे कोटा हो गया, नॉन टैरिफ क्या है, जैसे मान लो मैंने कोटा लगा दिया कि भाई इतना ही माल यहाँ से जाएगा या फिर इतना ही माल यहाँ से आएगा, ये सब क्या है, टेक्निकल, ये टैरिफ बैरियर्स नहीं है, ये क्या कहलाएंगे, नॉन टैरिफ बैरियर्स है। लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहा हूँ, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रहा हूँ, ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब कहलाते हैं टैरिफ बैरियर। इसका क्या उद्देश्य रहता है, टू टारगेट प्राइस, है ना। मेन क्या है इसका, देखा जाता है कि भाई प्राइस से लेकर के कोई भी डिस्टॉर्शन एक्टिविटीज़ ना हो। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, ये कोटा, जैसे इसका एग्जांपल क्या बता दिया मैंने, कोटा। अब ये इसका और बेटर तरीके से आपको समझना है तो आप समझो, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक को बोलता हूँ टेक्निकल बैरियर्स, एक को बोल रहा हूँ नॉन टेक्निकल बैरियर्स। देखो जैसे मैं लाइसेंसिंग कर दूँ, लाइसेंसिंग पॉलिसी कर दूँ, तो भाई उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो एक तरीके का क्या है, ये एक तरीके का प्राइस से रिलेटेड लेना देना तो नहीं है, बट आपको फालतू में डिले हो जाएगा प्रोसेस, है ना।
क्लियरेंस बोल दूँ, कस्टम क्लियरेंस की बात कर दूँ, अगर मैं कस्टम क्लियरेंस के लिए आपको ये सब कागज़ वगैरह देना पड़ेगा, समझ में क्या। इंटरेस्ट सबवेंशन की बात कर दूँ, इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब क्या होता है कि भाई मैं अपने डोमेस्टिक वाले जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको मान लो लोन लेते हैं वो, तो मैं उनको बोल दिया कि भाई आपको 2% देने का ज़रूरत है, बाकी 4% आपको तरफ से मैं दे दूंगा, ये क्या हो गया, इंटरेस्ट सबवेंशन हो गया। नेक्स्ट पब्लिक प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं। पब्लिक प्रोक्योरमेंट मतलब क्या बताया था, आपको बताया था कि मान लो कि भाई सरकार को स्ट्रीट लाइट लगाना है और वो आपसे प्रोक्योर करना चाहती है, बट वो किसको फेवर करती है, लोकल कंपनीज को फेवर करती है। तो ये सब क्या है, उनके लिए तो बैरियर्स ही है ना एक तरीके से, बट कैसे हैं, नॉन टेक्निकल है। अब टेक्निकल बैरियर्स किसको बोलेंगे, जैसे क्वालिटी सर्टिफिकेशन का आपने डाल दिया, क्वालिटी सर्टिफिकेशन, समझा कि भाई इस क्वालिटी का ही होना चाहिए, इतने से नीचे क्वालिटी का है तो हम ये सब नहीं करेंगे। ये सब क्या है, आप बैरियर लगा रहे हो किसको बेस बना करके, क्वालिटी को बेस बना करके। तो ये सब क्या है, टेक्निकल बैरियर्स हैं। जैसे कि सेफ्टी नॉर्म्स है ना, और अगर ये रीजनेबल हो, साइंटिफिक हो, तब तो अलाउड है। बट अगर ये रीजनेबल साइंटिफिक नहीं है और फिर भी आप झूठ मूठ का ये सब बना करके अगर आप बेस बना करके बैरियर्स लगाओगे, तो इन सारे बैरियर्स को कम करने का ऑब्जेक्टिव है किसका, WTO का, समझा क्या। जैसे कि सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि भाई आम है, हमारे यहाँ का अल्फांसो आम यूरोप में जाता था, बट वहाँ पर उस आम के साथ साथ क्या होता था, फ्लाइस वगैरह जाती थी, समझा क्या। फ्लाइस मतलब जो मक्खियाँ होती थी वो भी वहाँ पर चली जाती थी, तो उससे क्या होता था, वहाँ पर डिसीज़ फैलने लगे। हमारे यहाँ से जो चिकन US में जाते थे, उनमें क्या होता था, इन्फ्लुएंजा देखा गया कि भाई इसको खाने से वहाँ के लोगों में इन्फ्लुएंजा हो गया, तो वहाँ के लोगों का हेल्थ इंपैक्ट हो गया ना। तो ये सब काहे में आता है, फाइटोसैनिटरी, ये सब फूड प्रोडक्ट्स से रिलेटेड है, समझा क्या, फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं। मतलब अगर इनमें कुछ क्वालिटी गड़बड़ी होती है जिसके कारण उनका हेल्थ इंपैक्ट हो जाता है, तो उसके कारण भी बैरियर्स लगाना अलाउड है। मतलब ऐसे ये इनको बोलते हैं हम टेक्निकल बैरियर्स, समझा क्या। तो टेक्निकल बैरियर्स को डील करने के लिए एक एग्रीमेंट है जिसको बोलते हैं टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, समझा क्या ना। उसमें स्पेशली जो ये फूड वाला है, ये नॉन फूड के लिए होता है, ये नॉन फूड के लिए, समझा क्या। जैसे कि आपने किसी चीज़ को लेकर के, कार को लेकर के कोई क्वालिटी बना दी, वो सब क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड सेट कर दिया, वो सब टेक्निकल बैरियर आएगा। लेकिन नॉन फूड के लिए सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी एग्रीमेंट है, देखेंगे क्या है ये एग्रीमेंट आगे, समझा क्या ना। तो ये कुछ एग्रीमेंट्स हैं जो इन सब चीज़ों से डील करते हैं। ओवरऑल अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, मैंने आपको बता दिया कि भाई क्या करता है, ये कम कर देता है। जैसे कि यहाँ पर नॉन टेक्निकल में एक चीज़ और बोल सकते हो, सब्सिडी वगैरह दे देना, बहुत सारी सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। देखो सब्सिडी वाला पार्ट यहाँ पे भी आ जाएगा, समझना क्या। बट यहाँ पर एक तरीके का डायरेक्ट सब्सिडी दे रही है। कैसे, देखो यहाँ पर हमने अपने किसान को सब्सिडी दिया तो सस्ते में उन्हें उत्पादन किया। अब वो जब बाहर और प्लस जब ये यहाँ से हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे थे तो इसमें जो एक्सपोर्ट टैरिफ है वो भी बहुत कम रखा। तो ये एक्सपोर्ट टैरिफ जब दूसरे देश में ये प्रोडक्ट जाएगा तो सस्ते में बिकेगा। तो फिर वहाँ का जो एग्रीकल्चरल होगा एक्टिविटीज़ होगी, जो भी वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ होगी, उसको हम क्या कर रहे हैं, इम्पैक्ट कर रहे हैं। वैसे ही अगर जब मान लो कि भाई वहाँ से कोई आइटम आ रहा है, बाहर से कोई आइटम आ रहा है, तो मैं उस पर बहुत सारा पैसा लगा दिया। जैसे कि हार्ले डेविडसन की बाइक अगर वहाँ से आ रही है 1 लाख में और मैंने यहाँ पे 1 लाख और टैक्स लगा दिया, तो ये सब क्या हो गया, इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया मैंने उस पर। तो ये सब काहे में आएगा, ये टैरिफ बैरियर्स हैं, ये नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं। टैरिफ बैरियर्स डायरेक्ट रूप से लगाए जा रहे हैं, इनडायरेक्ट रूप से नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा रहे हैं। तो मतलब अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको भी हमको क्या करना है, कम करना है। ये हमारा दूसरा प्रिंसिपल हो गया, समझा क्या ना। तो 2 प्रिंसिपल हमने देख लिया कि क्या क्या प्रिंसिपल हैं इसके, तो ये समझ लिया, नेशनल ट्रीटमेंट समझ लिया, मोस्ट फेवर्ड नेशन देख लिया, ये सब क्या है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन से है। थर्ड में क्या देखिए कि लिबरल होना है, ये काहे से डील करता है कि लिबरल हो। जब आप पढ़ते हो ना लिबरलाइजेशन, ये सब जो LPG रिफॉर्म, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो उसमें जो ये अगर आप ओपन करोगे, जितना ओपन होगा ट्रेड उतना ज़्यादा क्या होगा, लिबरल हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए मतलब क्या होता है, इसका मतलब ट्रांसपेरेंसी कि जो कुछ भी डिसीजन लिए जा रहे हैं ओपन होना चाहिए। सारे डिसीजन उसी के आधार पे लिए जाने चाहिए जो WTO के एग्रीमेंट से कंप्लाई कर रहे हैं। अगर आप उससे ले रहे हो तो सबके नज़रिए में वो रहेगा, मतलब ओपन है, मतलब ट्रांसपेरेंट है।
जो भी डिसीजन ले रहे हो वो एक ट्रांसपेरेंट मैनर पे होना चाहिए, रूल बेस्ड होना चाहिए, तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। आर्बिट्ररी होगा, अगर आर्बिट्ररी का होने का मतलब क्या होता है, जानबूझकर जबरदस्ती में थोपे गए रूल्स रेगुलेशन अगर आप बनाने लगोगे तो उससे क्या होगा, ट्रेड प्रैक्टिसेस डिस्टॉर्ट होंगी, वो अगेंस्ट है WTO के रूल्स के। समझ में क्या? जब इसका नेक्स्ट रूल ये प्रिंसिपल पे काम कर रहा है तो इसका एक प्रिंसिपल ये है कि कंपिटिटिवनेस बढ़ाना है। समझ में क्या? इससे क्या होगा, जो कंपिटिटिवनेस कब बढ़ेगी, जब हम फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रमोट करेंगे। लेकिन जब हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रमोट करेंगे, जैसे कि अभी मैंने बताया एक्सपोर्ट सब्सिडी देंगे हम, डंपिंग किसी दूसरे देश में डंप करने लगे अपना प्रोडक्ट सस्ते में, तो उससे क्या होगा, ट्रेड प्रैक्टिसेस डिस्टॉर्ट हो जाएंगी। ट्रेड प्रैक्टिसेस डिस्टॉर्ट हो रही हैं मतलब वो अनफेयर हो गया, वो जो आपका ट्रेड आप जो कर रहे थे वो अनफेयर होगा। इन सब चीज़ों को क्यों मना किया जाता है, ताकि किसी एक कंट्री को एज ना मिल जाए, किसी एक कंट्री को अपना जो वेटेज है वो ना बढ़ जाए, सारे कंट्री इक्वल फ्रंट पर रहें। इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम फेयर ट्रेड प्रैक्टिस को प्रमोट करते हैं और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को बंद करने की कोशिश करते हैं। समझ में, ताकि उससे क्या हो, कंपिटिटिवनेस आए। समझ में, कि ज़्यादा जितना ज़्यादा कंपिटिटिवनेस आएगा उतना ज़्यादा लोगों में क्या होगा, सस्ते माल बिकेंगे। सस्ते माल बिकेंगे तो उतना ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, तो उतना ही अच्छा रहेगा जनता के लिए। समझ में, कि अल्टीमेट हमको क्या करना है, हमको तो जनता के लिए करना है, लोगों के लिए करना है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाए। समझ में क्या? नेक्स्ट ये इसका प्रिंसिपल है कि भाई WTO जो भी ये ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये जो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर रहा है, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इसको जो भी प्रमोट कर रहा है, क्या होना चाहिए, वो हेल्पफुल होना चाहिए फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, वो इन द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, इन द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। ऐसा नहीं होगा कि भाई जो भी हम डिसीजन लें वो सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड कंट्री को फ़ायदा करे। वो ज़्यादा इंक्लाइंड होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़, इनको ज़्यादा फ़ायदा हो, ये ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि हमको क्या करना है, सारे का एक तरीके से हमको इंक्लूसिव ग्रोथ देखनी है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट देखना है, हमको भूखमरी भी हटानी है, हमको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करनी है। तो ऐसा हम सिर्फ डेवलप कंट्री के आधार पर नहीं करेंगे। हम क्या दिमाग में रखना है कि जो भी इसका हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा किसको पहुँचे, डेवलपिंग कंट्रीज़ को पहुँचे। समझना क्या? और ऐसा करने के लिए हमको कुछ विशेष अधिकार भी देने पड़ते हैं, कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस देने पड़ जाते हैं किसको, WTO के मेंबर्स की जो डेवलपिंग कंट्रीज़ और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं। जैसे कि बांग्लादेश, इंडिया, ये सब क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज़ है। इनको मान लो कि कोई एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करना है तो इनको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। वही डेवलप्ड कंट्रीज़ को बोला जाएगा कि 2 साल में इम्प्लीमेंट करो, वहीं पर डेवलपिंग कंट्रीज़ को बोला जाएगा कि आप 10 साल में इम्प्लीमेंट करो। तो इनको कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है, कुछ टाइम दे दिया जाता है, ताकि ये उस तरीके, क्योंकि भाई ये तो डेवलप नहीं है, एकाएक अगर चेंजेस ले आएंगे तो फिर ये उस पर एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए इनको कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है, कुछ इनको स्पेशल प्रिविलेज दिए जाते हैं, ताकि स्पेशल प्रिविलेज जैसे कि मान लो कि यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज़ को बहुत सारा कंट्रीब्यूशन कराना पड़ता है, बहुत सारा शेयर देना पड़ता है। WTO में देखेंगे बहुत सारी चीज़ों में उनका कंट्रीब्यूशन हो जाता है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ को बहुत सारे ग्रांट वगैरह भी मिल जाते हैं। ये सब क्या है, उनको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं, उनको स्पेशल प्रिविलेज दिए जा रहे हैं। समझा क्या? नेक्स्ट बात करना है कि भाई ये चीज़, एक चीज़ और ध्यान में रखता है कि भाई WTO जो भी प्रैक्टिस करेगा, इसकी जो भी ट्रेड प्रैक्टिसेस होंगी वो कैसी होनी चाहिए, वो सस्टेनेबल होना चाहिए, ताकि उसके कारण क्या हो, सस्टेनेबल ग्रोथ आए। समझा कि सस्टेनेबल ग्रोथ कब आती है, जब हम रेस्पेक्ट करते हैं किसको, हम रेस्पेक्ट करते हैं भाई एनवायरनमेंट को, हम रेस्पेक्ट करते हैं इकोसिस्टम को, हम इन इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को रेस्पेक्ट करते हैं। मतलब हम WTO क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ आए, ट्रेड जो वर्ल्ड ग्लोबल ट्रेड है, ग्लोबल ट्रेड बढ़े, ग्लोबल ट्रेड भी क्या हो, इंक्रीज़ हो, ग्लोबल ट्रेड की भी बात कर रहे हैं हम, इंक्रीज़ हो। ये सब चीज़ों की बात तो कर रहे हैं हम ये सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, बट इसके साथ होगा क्या, इसके साथ ये हो सकता है नहीं भाई, कन्फ्लिक्ट हो सकता है एनवायरनमेंट के साथ। अब कन्फ्लिक्ट अगर हो गया एनवायरनमेंट के साथ, तो फिर क्या बोल रहा है ये कि कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम एनवायरनमेंट को नज़रअंदाज कर दें। हमको क्या करना है, एनवायरनमेंट की हार्मनी में चलना है, एनवायरनमेंट को कंजर्व करके चलना है, एक सस्टेनेबल वे में चलना है।
समझ में क्या? तो इसलिए बोला जाता है कि भाई एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन इसका एक फाउंडेशन प्रिंसिपल होता है, फाउंडेशन प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके ही चलने की बात कर रहा है। समझ में क्या? तो ये कुछ प्रिंसिपल हैं जो हमने देख लिए, प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के आधार पर ये सारे डिसीजन लिए जाते हैं। समझ में क्या? इसके साथ साथ एक प्रिंसिपल और बता देता हूँ आपको मैं, जिसको बोलते हैं रूल बेस्ड ओरिजिन। समझ में क्या? रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या है? रूल्स ऑफ ओरिजिन ये एक प्रिंसिपल है। रूल्स ऑफ ओरिजिन में क्या होता है, देखो ये कंट्री है, ये दूसरी कंट्री है, ये तीसरी कंट्री। समझ में क्या? ये क्या है? लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री है। अभी मैंने बताया ना कि बहुत सारा उनको प्रिविलेज दिया जाता है। मान लो ये डेवलप्ड कंट्री है, समझ में क्या? और ये डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है ना। डेवलपिंग कंट्री का ही एक कैटेगरी है लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, जो बहुत पुअर कंट्रीज होते हैं। इसमें अफ्रीकन कंट्रीज आती हैं जनरली, अफ्रीकन कंट्रीज और कंट्रीज जैसे बांग्लादेश वगैरह, ये सब इसमें आते हैं। अब मान लो कि भाई ये इंडिया है, ये इंडिया लेता हूँ। इंडिया अगर यहाँ पर ये माल एक्सपोर्ट करता है इसको, तो इस पर क्या करता है, ये 10% टैरिफ लगाता है ना, टैरिफ लगा रहा है 10%, ठीक, 10% टैरिफ लगा रहा है। लेकिन अगर ये कंट्री यहाँ पर एक्सपोर्ट करती है तो इसको क्या समझा जाता है, भाई इस पर 0% टैरिफ लगाता है, 0% टैरिफ। तो भाई इसके लिए ये क्या है, स्पेशल ट्रीटमेंट है ना, इसको स्पेशल ट्रीटमेंट, ठीक, हाँ ये क्या है, एक तरीके का स्पेशल ट्रीटमेंट है। तो इसके कारण क्या होगा, अब बहुत सारी कंट्री क्या करेंगी, पहले ये प्रोडक्ट इस कंट्री में लाएंगी, यहाँ से वो चीज़ एक्सपोर्ट करेंगी इस कंट्री में। तो इससे क्या होगा, इस पर 0% टैरिफ लगेगा, तो भाई इसका क्या होगा, इस कंट्री से जाएगा तो इस कंट्री के लिए अच्छा है, और इसने तो इसके लिए कम करके ही रखा है। तो लोग क्या करते हैं, ये वाला जो रूट था इसको क्या कर देते हैं, बाईपास कर देते हैं। समझा क्या? तो इससे क्या होता है, इन कंट्रीज को फायदा हो जाता है। तो इसलिए रूल्स ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या होता है, अगर आप यहाँ से भी लेके जाओगे ना, यहाँ से भी लेके जाओगे तो इस पर भी हम 10% ट्रीट लगाएंगे। मतलब ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हम देखेंगे कि भाई ये प्रोडक्ट ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। अभी ये वाला प्रोजेक्ट तो यहाँ से ओरिजिन हो रहा था ना, यहाँ से ओरिजिन हो रहा है, भले ये राउंड ट्रिपिंग हो रही है, बट इस पर अब भी हम क्या लगा सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं। ऐसा इसलिए ताकि भाई इन कंट्रीज़ को इसका बेनिफिट ना हो, इसको बोलते हैं रूल्स ऑफ ओरिजिन। समझना क्या? ये रूल्स ऑफ ओरिजिन ये भी एक दूसरा प्रिंसिपल है जिसके आधार पर WTO काम करता है। समझना क्या? प्रिंसिपल हमने समझ लिया कि भाई हाँ इस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है ना। तो ये सारे प्रिंसिपल हमने देख लिए, क्या कम्पिटिटिवनेस हो, फ्लेक्सिबल हो, मतलब जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के फ़ायदे में हो, ठीक है, ओपन हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, रूल बेस्ड होना चाहिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ये सब हमने देख लिया। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, अब डिसीजन कौन लेता है, तो डिसीजन मैंने आपको बता दिया, एक कॉन्फ्रेंस होती है, मतलब हर 2 साल में एक कॉन्फ्रेंस होती है, 2 ईयर्स में हर सिटिंग होगी। समझा गया? ये हर 2 साल में बैठेंगे, उसके बाद ये क्या करते हैं, हर 2 साल में बैठते हैं। अब वो क्या करेगा, उसके बाद यहाँ पर डिसीजन लिए जाएंगे। ये जो डिसीजन लिए जाते हैं, आपको बताया था मैंने, कंसेंसस से लिए जाते हैं, समझना क्या? कंसेंसस से ये डिसीजन लेंगे, फिर उसके हिसाब से वो रूल्स स्टैब्लिश हो गए, फिर वो रूल्स स्टैब्लिश, उसके हिसाब से सारे डिसीजन लिए जाते हैं। समझना क्या? उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब समझो, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि हर 2 साल में सिटिंग होती है। हर 2 साल में सिटिंग होने का मतलब क्या होता है, देखो 2 साल में, हर 2 साल में बैठक तो होगी, ये 2 ईयर्स हैं, फिर 2 साल बाद 2 ईयर यहाँ पे सिटिंग होगी, यहाँ पे सिटिंग होती, और हो सकता है ये एक ही नेगोशिएशन होते हैं। नेगोशिएशन समझो, ये नेगोशिएशंस चल रहे हैं, नेगोशिएशंस मान लेते हैं कि भोपाल नेगोशिएशन है, कोई भी नाम आप दे सकते हो, जैसे कि आप पढ़ना कभी नाइरोबी नेगोशिएशन, उरुग्वे नेगोशिएशंस ऐसे करके। लेकिन ये है कि 2-2 साल में हर बार मीटिंग होगी, 2-2 साल में ये बैठ सकते हैं। समझना क्या? लेकिन ये 2 साल बैठी, यहाँ पर भी बातें चल रही है, फिर 2 साल बाद फिर आएगी, यहाँ पर भी बातें चल रही है, 2 साल यहाँ पर बातें चल रही है, और इनमें 2 साल बाद हर बार में भोपाल नेगोशिएशन ही चल रहा है। भोपाल नेगोशिएशन क्यों चल रहा है? क्योंकि हर साल यहाँ पर बैठक हो रही, यहाँ पे बैठक हो रही, यहाँ पे बैठक हो रही, यहाँ पे बैठक, हर बार हम सेम इशूज़ को ही डिस्कस कर रहे हैं, सेम इशूज़। जब तक इन पर कोई भी डिसीजन नहीं लिए जाते, तब तक वही नेगोशिएशन चल रहे हैं, वही डिसीजन लिए जा रहे हैं। जब ये फाइनल हो जाएगा यहाँ पर, तो अब नेगोशिएशन चेंज हो जाएंगे। अब नेगोशिएशंस मान लेते हैं कि दिल्ली नेगोशिएशन चल रहा है। समझना क्या? जिस एरिया में मान लो ये जनरली जहाँ पे ये चालू किए जाते हैं नए डिस्कशंस, उनको उसी का नाम दे दिया जाता है। समझना क्या? तो हर 2 साल में सिटिंग तो होगी, बट नेगोशिएशन नहीं बोल रहे हैं कि हर 2 साल में नेगोशिएशन के अंदर ही हम बात कर रहे हैं। समझना क्या?
तो आप नेगोशिएशन का मतलब समझो कि भाई हर बार बैठक में वही बात हो रही है, यहाँ पर भी वही बात हो रही है, यहाँ पर भी बात है। जब ये रिजॉल्व हो जाएगा तो अब दूसरा नेगोशिएशन चालू होने लगेंगे। समझ में आ गया? यही है इसका नेगोशिएशन का मतलब। क्लियर? कि भाई इसके कारण क्या होता है, जब आप कलेक्टिव, यहाँ पर क्या देखा हमने कि भाई ये डिसीजन मेकिंग जो बॉडी होती है वो कौन है, मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस होता है, 2 साल में वही डिसीजन लेते हैं मेंबर्स। समझ में क्या? उससे क्या होता है, सबका पार्टिसिपेशन होता है, तो उसके कारण क्या होता है, उनके बीच में बाइंडिंग बढ़ जाती है। समझ में क्या? कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है। यहाँ पर क्या है, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग है, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। तो उससे क्या होता है, उनके बीच में अच्छा कोलैबोरेशन, अच्छा बॉन्डिंग, अच्छा ग्रोथ होता है। समझ में आ गया? ये हो गया। अब ये तो मैंने आपको बता दिया डिसीजन कैसे लेते हैं, कंसेंसस से लिए जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि जैसे कि मैंने बोला कि आपको जब ये डिसीजन लेते हैं वो कैसे होते हैं, मेंबर ड्रिवन होते हैं। मेंबर ड्रिवन मतलब आपको बता दिया इसका मतलब। मेंबर ड्रिवन मतलब मेंबर खुद से पार्टिसिपेट करके कंसेंसस बेस्ड पर आधार लेते हैं, मतलब किसी को ऑब्जेक्शन ना हो, इस आधार पर ये डिसीजन लिए जाते हैं। उसके अलावा मैंने क्या बताया कि भाई अब देखो WTO कैसे डिफरेंट है। देखो अगर हम बात करें कि भाई IMF में और वर्ल्ड बैंक में, तो उसमें क्या होता है, ये जो पावर होती है, समझ में गए? देखो इसमें जैसे कि IMF और वर्ल्ड बैंक में, इनमें सारे डिसीजन कौन लेता है, इनकी जो पावर्स होती है वो पावर्स दे दी जाती हैं किसको, उस दे दी जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, है ना। कभी देखा है आपने कि भाई वर्ल्ड बैंक की सिटिंग हो रही हो हर टाइम पीरियड में और वो लोग डिसाइड होते हैं? नहीं, वर्ल्ड बैंक के हम पार्ट जरूर होते हैं, बट वहाँ पर डिसीजन कौन लेता है, वो सारे पावर्स किसको दिए जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। समझ में क्या? या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नहीं देंगे तो या फिर उसमें कुछ एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, जैसे कि आपने कभी पढ़ा है वर्ल्ड बैंक के हेड होते हैं, IMF के हेड होते हैं। समझ में क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कुछ पावर्स होती हैं, कुछ पावर एग्जीक्यूटिव हेड के होते हैं, ये दोनों मिल करके डिसीजन लेते हैं। समझ में क्या? टेक्स डिसीजन मतलब यहाँ पर डिसीजन क्या कर दिया, ये पावर इनको दे दी गई ना, पावर इनको गिवन, पावर इनको दे दिया गया, इसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ पावर। डेलीगेशन मतलब पावर को दूसरों को दे देना, डेलीगेशन ऑफ पावर। तो किसके पास पावर रहती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जो भी उसके एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, समझ में, जिसको हम एग्जीक्यूटिव हेड बोलते हैं, समझा गया ना, उनके पास ये पावर्स होती है और वो डिसीजन लेते हैं। लेकिन WTO में ऐसा नहीं होता। WTO में डिसीजन कौन लेता है, अभी मैंने आपको बता दिया, मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस होती है, मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस, है ना, वही डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, वो खुद ही आकर के मिल करके डिसीजन लेते हैं। ये यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप थोड़ा सा दिमाग में रखना। फंक्शनिंग ऑफ WTO डिफर करता है फंक्शनिंग ऑफ IMF और वर्ल्ड बैंक। क्लियर है ये बात? देखो अब बात करें WTO के पास पैसा कहाँ से आता है, तो मैंने आपको बताया कि भाई हर कंट्री का फिक्स कोटा होता है, डिपेंडिंग अपॉन उसकी उस देश में कितना ट्रेड हो रहा है, उस देश की कितनी इकोनॉमी है, समझ में क्या, उसका इंटरनेशनल शेयर क्या है ट्रेड का, समझ में क्या, उसके इकोनॉमी क्या है, उसके हिसाब से फार्मूला बनाया जाता है, उस फार्मूला के हिसाब से एलोकेशन किया जाता है, सबका शेयर एलोकेशन कर दिया जाता है ऑफ शेयर कि भाई आपको इतना इतना पैसा शेयर करना है, इतना इतना कंट्रीब्यूशन करना है। तो उसके आधार पर इनका क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, समझ गया ना। उसके आधार पर ये क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके हिसाब से इनका क्या होता है डिसीजन, जो भी इनका मान लो कितना फीस देनी पड़ती है, ये सब यहाँ से डिसाइड हो जाता है। समझ में क्या? डिसीजन देख लिया, कंसेंसस बेस समझ लिया, नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ आपको, डिसीजन मेकिंग बॉडी भी समझ लिया, मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस थी, अपन ने प्रिंसिपल समझ लिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, फंक्शन समझ लो। फंक्शंस क्या है, तो मैंने अब प्रिंसिपल समझ गए तो आप समझ गए होंगे भाई। सबसे पहला फंक्शन इसका है कि WTO के जो एग्रीमेंट्स होते हैं उनको क्या करना है, WTO के एग्रीमेंट्स को एडमिनिस्टर करना है, इम्प्लीमेंट कराना है। इम्प्लीमेंट कैसे होता है समझो, इधर पे देखो, इधर देखो, ये WTO है, WTO में मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस हुई, मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस जो कि पार्ट होते हैं काहे के, ये मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस काहे पार्ट हो गए, नेगोशिएशंस के। ये क्या है, नेगोशिएशंस के पार्ट हो गए, है ना। इस नेगोशिएशंस में क्या होता है, इशूज़ को डिस्कस किया जाता है और इशू को फाइनलाइज कर देते हैं, है ना, फाइनलाइज कर दी। इशूज़ को फाइनलाइज कर लिया मतलब क्या, रूल्स को क्या कर दिया हमने, रूल को इस्टेब्लिश कर दिया। रूल्स इस्टेब्लिश कर दिया मतलब अब इस आधार के रूल्स इस्टेब्लिश करने का मतलब क्या है, रूल्स बनाने का मतलब क्या, एक एग्रीमेंट होगा ना, तो हम क्या करते हैं, WTO के एग्रीमेंट साइन करते हैं। एग्रीमेंट, WTO का एग्रीमेंट यहाँ पर आता है। ये कब आता है, आफ्टर कंसेंसस, है ना। हर कंट्री जब कोई इस पर कोई इसको अपोज नहीं करता तो फाइनली वो WTO एग्रीमेंट क्या हो गया,
आ गया WTO एग्रीमेंट। अब देखो ये कंट्री है, ये कंट्री है, ये कंट्री है, ये कंट्री है, ये कंट्री क्या करती हैं, WTO एग्रीमेंट को साइन करती हैं, समझ में आ गया, ये भी क्या करेगी, साइन करेगी, ठीक है ना, ये सब ने क्या कर दिया, साइन कर दिया। साइन करने का मतलब क्या होता है कि आप एग्री हो रहे हो कि आप इस एग्रीमेंट से कंप्लाई करते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने देश में लॉस पास करने पड़ते हैं, समझा क्या, अपने देश में नियम कानून पास करते हैं, अपने देश में एक्ट पास करना पड़ता है, रूल्स बनाने पड़ते हैं, काहे के लिए, ताकि जो भी WTO एग्रीमेंट हमने बोला है उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, टू इम्प्लीमेंट WTO एग्रीमेंट्स। तो हमने जो भी बोला था वो WTO के एग्रीमेंट्स में उस जो भी हमने साइन किया है, जो भी हमने अपनी बातें रखी हैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, इसलिए क्या हो गया, ये हमने अपने देश में एक नियम कानून पास करना पड़ता है, समझ में गए। इसीलिए यहाँ पे ऐसा लिखा रहता है कि भाई अब ये क्या करेगा, अब वो नियम कानून तो हर कंट्री ने पास कर दिया। देखो ऐसा क्यों करते हैं, हर कंट्री को क्यों पास करते हैं, ताकि हार्मनी बनी रहे, समझा क्या, दोनों के बीच में हार्मनी, कल को कोई झगड़ा ना हो, और झगड़ा होता भी है तो कैसे सुलझाओगे, वो कंट्री के अलग रूल्स एंड रेगुलेशन, इस कंट्री के अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो फिर वो सॉल्व नहीं हो सकता ना। लेकिन वो दोनों कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन WTO के एग्रीमेंट्स के अकॉर्डिंग है, तो फिर सिंप्लीफाई हो जाएगा, दोनों कंट्रीज झगड़ेंगी नहीं, क्योंकि पता है कि ऐसा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, पेनल्टी लग जाएगी, तो सिंप्लीफाई कर देता है, कोऑर्डिनेशन बढ़ा देता है, कोऑपरेशन बढ़ा देता है, समझना क्या। तो इसीलिए बोल रहा है कि WTO एग्रीमेंट्स को क्या करना है, एडमिनिस्टर करना है, मतलब इंप्लीमेंट कराना है। वहीं से हम समझते हैं कि कौन कौन से एग्रीमेंट्स होते हैं। तो मैंने आपको बताया WTO के जो एग्रीमेंट्स होते हैं, है ना, वो काहे से डील करते हैं, वो डील करते हैं भाई, जैसे कि मैं बोला कि एग्रीकल्चर से डील करता है, तो उसके लिए एक एग्रीमेंट है जिसको बोलते हैं एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, समझा क्या है ये आगे डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट IPR रिलेटेड मैटर होंगी, अगर IPR रिलेटेड मैटर से डील करने के लिए क्या है, तो उसके लिए ट्रिप्स एग्रीमेंट है, समझ में आ गया। आपने क्या किया है, आपने वो बोला था कि भाई हम ट्रेड बैरियर्स हैं, ट्रेड बैरियर्स कम करने की बात करता है ना, ट्रेड बैरियर से डील करने के लिए जिसको बोलते हैं हम, ट्रेड बैरियर्स को डील करने के लिए अभी मैंने बताया ना, तो उसको बोलते हैं टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड एग्रीमेंट, और अभी बताया सैनिटरी फाइटो सैनिटरी एग्रीमेंट, समझ में आ गया, ये अभी हमने जो डिस्कस किया था वही है ये, समझ में आ गया। नेक्स्ट, कोई कंट्री दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट पैसा लगाती है तो उसको ये इसलिए लगाती होगी ना भाई कि वो सेफ रहे, सिक्योर रहे, कल को कोई भी उसको नुकसान ना रहे, तो मतलब उसका जो इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन रहे, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन के लिए क्या कौन से एग्रीमेंट होते हैं, तो इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन के लिए ट्रिम्स एग्रीमेंट है, समझा क्या, तो ये याद रखना। और एक होता है सर्विसेज से डील करने के लिए, सर्विसेज मैटर को डील करने के लिए गेट्स एग्रीमेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, ये सर्विसेज से डील करती है, समझ में क्या। ये कहाँ से डील करते हैं, ये सब गुड्स से डील करते हैं, समझ में क्या, क्लियर, ये सब गुड्स से डील करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, एक और बैरियर्स को डील करने के लिए एक और एग्रीमेंट है जिसको बोलते हैं, जिसको अभी मैंने बता दिया आपको, सिंपली उसको बोलते हैं टेक्निकल ट्रेड बैरियर्स एग्रीमेंट, या फिर ट्रेड बैरियर्स एग्रीमेंट बोल देते हैं सिंपली, ट्रेड बैरियर्स एग्रीमेंट है, बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स एग्रीमेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोलता हूँ, अभी मैंने रूल्स ऑफ ओरिजिन बताया था, तो रूल्स ऑफ, जैसे कि इसमें इसको हम बोल सकते हैं सिंपली डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस ना अपनाएं, उसके लिए मैंने आपको बताया था नेशनल ट्रीटमेंट एग्रीमेंट होता है, रूल्स ऑफ ओरिजिन एग्रीमेंट है, ये सब मैंने आपको बता दिया, समझा क्या ना। नेक्स्ट क्या बोला मैंने, नेक्स्ट यहाँ पे समझो, एक चीज़ और समझ लो, एक और है यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसको बोलता हूँ सेफ गार्ड के लिए, एग्रीमेंट ऑन सेफ गार्ड है। सेफ गार्ड मतलब देखो, एग्रीमेंट ऑन सेफ गार्ड, अब सेफ गार्ड का मतलब समझो, यहाँ पे लिखा, देख लेते हैं, कहीं पे नहीं लिखा है, चलो तो मैं आपको बता देता हूँ, नहीं है अगर तो क्लियर, यहाँ पे समझो, देखो ये कंट्री है, ये कंट्री है, यहाँ से ये माल आता है, ठीक है ना, ये क्या है, प्रोडक्ट्स हैं, ठीक। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये क्या है, ये प्रोटेक्शन है, सेफ गार्ड है, सेफ गार्ड है, मतलब ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक, ये प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब ये इसका ये जो फ्लो हो रहा है ना, इस फ्लो को कंट्रोल करने के लिए जो हम एग्रीमेंट साइन करते हैं उसको क्या बोल देते हैं,
सेफगार्ड एग्रीमेंट, समझ में क्या। इसी के तहत तो हम ये जो इंपोर्ट टैरिफ वगैरह लगाते हैं, नॉन टैरिफ लगाते हैं, ये सब क्या है, सेफगार्ड मैकेनिज्म होते हैं। तो आपको कैसे वो सेफगार्ड मैकेनिज्म का यूटिलाइजेशन करना है, कैसे उन एग्रीमेंट्स को फॉलो करना है, ये सब कहाँ पे लिखा है, उस एग्रीमेंट्स में लिखा है। तो यहाँ से हमने समझ लिया कि हाँ भाई उस एग्रीमेंट्स को साइन करना है, उसको इंप्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी आती है, तो हमने समझ लिया ये उसका फंक्शन है। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, ट्रेड नेगोशिएशंस करना है। मतलब क्या होता है, ट्रेड को लेकर के डिफरेंट कंट्रीज के बीच में वार्तालाप हो, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करता है, समझा क्या। मतलब क्या है, फोरम फॉर ट्रेड नेगोशिएशंस। मतलब ट्रेड रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं, हर कंट्री को क्या क्या शिकायत है, क्या क्या इसका सॉल्यूशन अचीव करना चाहिए, वो सब मिल करके यहाँ पर आकर के डिस्कस करते हैं। डिस्कस करके साथ साथ वो एक इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ये भी एक उसका फंक्शन हो गया कि एक फोरम है काहे का, ट्रेड नेगोशिएशन का। नेक्स्ट क्या बताया, ट्रेड डिस्प्यूट्स, कि भाई अगर कल को कोई ट्रेड डिस्प्यूट्स होता है तो उसको कैसे हैंडल किया जाए, उसको कैसे हम वो कर सकते हैं, उसको कैसे बचा सकते हैं, हम कैसे कन्फ्लिक्ट को कम कर सकते हैं, ये सब का काम क्या है, कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने का काम क्या है, WTO का काम है। नेक्स्ट मैंने देखा कि भाई कोई भी कंट्री की जो भी ट्रेड पॉलिसी है, अब मैंने आपको बताया था वो फेयर ट्रेड पॉलिसीज हो सकती है, वो अनफेयर ट्रेड पॉलिसीज हो सकती है। तो उस पर नज़र रखना कि आप अपनी जो भी ट्रेड पॉलिसी है उसको फेयर रूप से करते हो कि अनफेयर रूप से करते हैं। जैसे चाइना पर आरोप लगता रहता है कि अनट्रेड प्रैक्टिस करता है, समझ में क्या, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, जैसे कि डंपिंग करना, समझ में क्या, ये सब क्या कहता है, ये सब क्या है, अनफेयर ट्रेड पॉलिसीज है, उनको नज़र रखना, समझ में क्या। नेक्स्ट, समय समय पर WTO क्या कर सकता है, असिस्ट करता रहता है। किसको करता है असिस्ट, किसको, भाई डेवलप कंट्रीज़ के पास तो अच्छा खासा असिस्टेंस है, उनको ज़रूरत नहीं है, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ को क्या करता है, असिस्ट करता रहता है। टेक्निकल असिस्टेंस जो भी चाहिए वो देता है, लीगल असिस्टेंस जो भी चाहिए वो देता है, प्लस जो भी ट्रेनिंग उनको चाहिए वो सारी ट्रेनिंग वगैरह की व्यवस्था करना, टाइम टू टाइम कॉन्फ्रेंस करना, ताकि ये कंट्री सीख सकें बेस्ट ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस होती। जैसे कि ये उनको बताएंगे कि इंटरनेट का यूज़ करो, है ना, आप ICT का यूज़ कर सकते हो, आप वही इंटरनेट का यूज़ करके कैसे ये क्लियरेंस सिस्टम को कम कर सकते हो, सबको इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली कन्वर्ट करा सकते हो, लाइसेंस राज को कैसे हटा सकते हो, इन सब का असिस्टेंस देना, ये भी उसका काम है। नेक्स्ट बता दिया आपको कोऑपरेशन करना, ठीक है ना, अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। ये तो सबसे पहले ही हमने देख लिया, UN के साथ मिलकर के काम करता है, WHO के साथ भी मिलकर के काम करता है, ठीक है ना। तो अलग अलग जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ मिलकर के काम करना, समझ गया। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो हमने समझ लिया, WTO के फंक्शंस क्या है ये भी हमने देख लिया। तो यहाँ पर हमारा WTO का जो एक पहला ये जो अभी जो हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर कर रहे थे, यहाँ पर हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब आगे इसका थोड़ा सा और भी सारे एग्रीमेंट समझेंगे, इशूज समझेंगे, समझ में आ गया। जो रिफॉर्म्स सजेस्टेड हैं वो रिफॉर्म्स देखेंगे, समझ में आ गया। ये सब अब सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में हम ये सारी चीज़ें को देख लेंगे, एनालाइज कर लेंगे। और याद रखना है प्री के हिसाब से क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पर, तो ईयर याद रखना, राउंड याद रख लेना, नेगोशिएशंस याद कर लेना, समझ में आ गया। और एग्रीमेंट्स, कौन सा एग्रीमेंट किस चीज़ से डील करता है, कौन सा एग्रीमेंट कब आया था, ये सब चीज़ें, वो सब चीज़ें आपको बता दी जाएगी, वो सब चीज़ों के लिए आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे की चीज़ देखेंगे। नेक्स्ट क्या देखना है, गोल्स ऑफ WTO। मतलब क्या है, WTO का अल्टीमेट गोल क्या है भाई, WTO क्यों लाया गया है और उसका गोल्स क्या है। तो अभी हमने देखा कि भाई प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स हैं ये कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हम क्या करते हैं, हम एग्रीमेंट्स बनाते हैं, समझा क्या। ये एग्रीमेंट्स क्यों बनाया जाता है, इन एग्रीमेंट्स में कुछ बातें होंगी, बहुत चीज़ों से रिलेटेड ये एग्रीमेंट्स डील करते हैं। जैसे गुड्स से लेकर अलग एग्रीमेंट होंगे, इन्वेस्टमेंट से लेकर के अलग एग्रीमेंट्स होते हैं, फिर सर्विसेज को लेकर के अलग एग्रीमेंट होते हैं, फिर वहीं पर IPR से रिलेटेड अलग एग्रीमेंट्स होते हैं। इन सब एग्रीमेंट्स को क्या करती हैं, कंट्रीज साइन करती हैं, समझना क्या, कंट्रीज इनको क्या करती हैं, साइन करती हैं। फिर उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए लॉस पास करती हैं अपने देश में। मतलब फिर इन एग्रीमेंट्स से क्या करती हैं, वो कंप्लाई करती हैं। लॉ पास करने का मतलब इन एग्रीमेंट्स में जो चीज़ लिखा है उनको फॉलो करती हैं और अपने देश में उसको लागू करवाती हैं। ये सब ऐसा क्यों किया जाता है, इन एग्रीमेंट्स को क्यों बनाया जाता है, इन एग्रीमेंट्स को इसलिए बनाया जाता है ताकि क्या कर सकें, टू अचीव द गोल्स ऑफ WTO।
WTO का गोल्स को अचीव करना है। तो वही हम समझ रहे हैं, ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल्स के आधार पर एग्रीमेंट बनाए जाते हैं। वो एग्रीमेंट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भाई गोल्स को अचीव करना है। अब वो गोल्स क्या है कि भाई हमको क्या करना है, गुड गवर्नेंस को एनकरेज करना है। कैसे एनकरेज करना है गुड गवर्नेंस को? देखो, ट्रेड को हम यहाँ पे ट्रेड को जब बूस्ट करेंगे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे ताकि डिस्प्यूट्स ना हो, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर सकें, ट्रेड को फैसिलिटेट कर सकें। उससे क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ आती है। इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो आपके देश में अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो कम होता है। मतलब क्या होता है, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ होती है। जब ऐसा होता है तो आपके यहाँ एक स्टेबल गवर्नमेंट होती है। समझा क्या? स्टेबल गवर्नमेंट होता है मतलब अनरेस्ट वगैरह नहीं होगा वहाँ पर। तो उसके कारण क्या होता है, गवर्नमेंट अपनी सारी एनर्जी चैनलाइज करती है एक इफेक्टिव गवर्नेंस की तरफ। मतलब वहाँ पर क्या आता है, एक गुड गवर्नेंस आता है। समझा क्या? मतलब गुड गवर्नेंस सारे सेक्टर में, मतलब गवर्नमेंट आपका जितना ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ कर रही है, उनकी लाइफ को ईजी कर देती है। इसको हम क्या बोलते हैं, गुड गवर्नेंस। नेक्स्ट क्या बताया कि भाई जितना ज़्यादा फैसिलिटेट करेगा एग्रीमेंट, डिस्प्यूट रिजॉल्व करेगा, ट्रेड प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देगा, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को, उतना ज़्यादा क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ जब इकोनॉमिक ग्रोथ आती है तो उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट आता है। एम्प्लॉयमेंट आता है तो आपके देश के जो नागरिक होते हैं उनका कैपेसिटी बिल्डिंग होता है। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब क्या होता है कि भाई वो अपने हित में, अपने तरीके से, अपने इंटरेस्ट में डिसीजन ले सकते हैं खुद से। तो ऐसे करके क्या होगा भाई, कैपेसिटी बिल्डिंग हो गई। मतलब हमने उनको ग्रास रूट लेवल पर एम्पावर कर दिया, मतलब अब वो उनको सक्षम कर दिया कि वो अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने हित में जैसा डिसीजन लेना चाहें वैसा ले सकते हैं। समझा क्या? तो भाई ऐसा क्यों होता है, ये गोल है। मतलब हर देश में मतलब ग्रास रूट लेवल पर डेवलपमेंट आए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, ये सब गोल्स हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ भाई, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस क्या हो जाए, कम हो, डिक्रीज़ हो। मतलब एक कंट्री में ये है, एक कंपनी है, इस कंपनी का नाम ए है, ये इन्वेस्ट करना चाहती है कंट्री बी में। समझ में आ गया? इस कंट्री में बी में ये क्यों इन्वेस्ट करेगी? क्योंकि भाई ये तभी इन्वेस्ट करेगी यहाँ पर जब इसको रिटर्न इंश्योर हो। समझ में आ गया? इसको बिजनेस करना वहाँ पर फ्रेंडली हो, बिजनेस करने में आसानी हो। सोचो वहाँ पर लैंड की प्रॉब्लम, लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम, टैक्स बहुत ज़्यादा लगता है और इंस्टेबिलिटी है। इंस्टेबिलिटी मतलब अनरेस्ट होता रहता है, प्रोटेस्ट होता रहता है। तो भाई ये क्या करेगा, ये वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करेगा क्योंकि इसको वो महंगा पड़ जाएगा। तो इसलिए वहाँ पर ऐसी बहुत सारे वो होते हैं, इशूज़ होते हैं जिसके कारण ये वहाँ पर जब बिजनेस करने जाएगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का इसको अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा, लैंड का एलोकेशन नहीं हो पा रहा है, तो इसका जो प्रोडक्शन में जो एक यूनिट प्रोड्यूस करने में जो पैसा लग रहा था वो लागत बढ़ जाएगी। ये जब लागत बढ़ जाती है तो ये अनकम्पिटिटिव हो जाएगा, इसका महंगे प्रोडक्ट बिकेंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या होता है, ये क्या करता है WTO, वो सारे बैरियर्स जिसके कारण कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हाई हो जाता है उसको टैकल करने की कोशिश करता है, उसको कम करने की कोशिश करता है। इसीलिए बोलते हैं कि भाई इसका एक ऑब्जेक्टिव ये है कि जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो कम हो जाए। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रेड को फैसिलिटेट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट गोल इसका यही है, ट्रेड को फैसिलिटेट करना। ट्रेड फैसिलिटेशन का मतलब क्या होता है, देखो ये है एक एक्स, ये माल आ रहा है आपके देश में, आपने यहाँ पर बहुत सारे बैरियर्स लगा दिए। समझ में क्या? बैरियर्स लगा दिए तो क्या यहाँ का माल आपके एंटर हो पाएगा? नहीं होगा। वो बैरियर्स कैसे हो सकते हैं, वो टेक्निकल हो सकते हैं, वो नॉन टेक हो सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको। अब माल वहाँ से आया, यहाँ पर आपने बहुत सारा बोल दिया कि भाई इतने सारे राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतलब ऐसे करके समझ लो कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपने उनसे मांग लिए। फिर वो डॉक्यूमेंट्स का क्लियरेंस में आप बहुत टाइम लगाते हो भाई, 90 दिन लगाते हो, एक महीने से ज़्यादा आपका प्रोसेसिंग का टाइम होता है। तो इनसे क्या हो रहा है भाई, इससे क्या हो रहा है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बढ़ रहा है। समझ में आ गया? एक तो आपको भी ज़्यादा पड़ रहा है और उसको भी यहाँ पर आपके देश में इन्वेस्ट करने में अच्छा नहीं लग रहा है। समझ में आ गया? क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं होगा। ऐसे में क्या करना है, आप 10 ऑफिस में उसको क्लियरेंस के लिए घूमना पड़ रहा है। तो ये सब क्या है, एक तरीके के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल बैरियर है जो कि इन्वेस्टमेंट करने में उसमें रोक मतलब क्या बोलेंगे उसको, कि एक बैरियर की तरह काम कर रहा है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पर क्या किया जाएगा, भाई इन सब को आप इजी कर दो ना। इजी कर दो कैसे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT बेस्ड कर दो,
आईसीटी बेस्ड कर दोगे तो कंप्यूटर क्लियरेंस होगा, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड कर दो, क्लियरेंस कैसा हो, कंप्यूटराइज्ड हो। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि अभी जो इंसान करप्शन हो रहा था, इंसान के कारण वो डिले, रेड टेपिज्म हो रहा था, डिले हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि वो करप्शन की आड़ में रहते हैं कि भाई जितना ज़्यादा पैसा मिलेगा उतना ज़्यादा हम जल्दी से क्लियरेंस कर देंगे। तो इस केस में क्या हो जा रहा था, पॉलिसी पैरालिसिस हो जा रही थी। तो अब क्या किया जाएगा, जब सब कुछ कंप्यूटराइज कर दोगे तो अब सारे डॉक्यूमेंट्स सिंगल विंडो कर दो, सिंगल विंडो क्लियरेंस कर दो। सिंगल विंडो क्लियरेंस का मतलब क्या होता है कि भाई अब ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, अब हमको एक ही ऑफिस में जाके सारी चीज़ें हो जाएगी। प्लस जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है आप पहले से ही सब कुछ बता दो। पता चला बाद में हम ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं तो समझ में आता है कि भाई नहीं ये डॉक्यूमेंट्स नहीं, वो वाला लगना था। तो इसमें क्या होता है कि भाई पॉलिसी पैरालिसिस हो जाती है। जब हम ये आईसीटी बेस्ड कर देंगे, कंप्यूटराइज कर देंगे, सिंगल विंडो क्लियरेंस कर दे रहे हैं, मतलब हम ये क्या कर रहे हैं, ये सब हम कर रहे हैं, इससे ईजी होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी प्रमोट होता है। मतलब क्या हो रहा है, इससे हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड को फैसिलिटेट करते हैं। तो ऐसे एग्रीमेंट्स, इसी को बोलते हैं ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। मतलब वो क्या करता है, ये सारे जो बैरियर्स हैं इनको ओवरकम करने की बात करता है। सब कुछ आईसीटी बेस्ड कर दो, कंप्यूटराइज कर दो, सिंगल विंडो क्लियरेंस कर दो, प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगा। इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी आती है। ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ आर्बिट्ररीनेस जो होता है, आर्बिट्ररीनेस मतलब अपनी जानबूझकर कोई गलत काम करता है तो उसका चांस कम हो जाता है, समझ में क्या। और नेक्स्ट करप्शन भी इनसे क्या होता है, कम हो जाता है। तो अभी मैंने बताया उसी के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड फैसिलिटेट कर रहे हैं। इससे ट्रेड फैसिलिटेट हो रहा है ना। और सोचो रेड टेपिज्म होगा, करप्शन होगा, तो इससे ट्रेड फैसिलिटेट होगा कि ट्रेड रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, तो उससे क्या होता है, ट्रेड रिस्ट्रिक्ट करता है। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, नेक्स्ट गोल है इसका कि भाई जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको इस तरह पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करना ताकि उनका डेवलपमेंट आए। डेवलपिंग कंट्रीज़ काहे से जूझती हैं, देखो पोवर्टी, हंगर, माल न्यूट्रिशन, समझ में क्या, ये सारी जो प्रॉब्लम है वहाँ पे प्रिवलेंट होती है। तो अगर हम ट्रेड फैसिलिटेट कर रहे हैं, ट्रेड को बूस्ट कर रहे हैं, ट्रेड को एनकरेज कर रहे हैं, तो हमको ये बात ध्यान में रखना है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा किसको मिले, डेवलपिंग कंट्रीज़ को और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को, समझ में क्या। बहुत सारी पॉलिसीज़ आप देखोगे इनके फेवर में होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये गोल है WTO का, समझ में क्या। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, फाइनल और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हर एक ऑर्गेनाइजेशन का यही होता है कि ग्लोबल लेवल पर, वर्ल्ड पर पीस आए, वर्ल्ड पर स्टेबिलिटी आए, पीस के साथ साथ स्टेबिलिटी आए। सिर्फ वर्ल्ड पर ही नहीं, कंट्री स्पेसिफिक, हर कंट्री पर पीस आए, हर कंट्री पर स्टेबिलिटी रहे। ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव आप लिख सकते हो। मतलब ये सारे कुछ गोल्स थे जो हमने देखे, ये गोल्स इधर हैं। इसको अचीव करने के लिए हमने ये सारे एग्रीमेंट्स बनाए हैं। अब वो एग्रीमेंट्स काहे के आधार पर होते हैं, तो वो ये जो अभी आपको बताया मैंने, ये कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके आधार पर ये सारे एग्रीमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया क्या है गोल्स ऑफ WTO, भी समझ लिया क्या है। अब देखते हैं आगे।